नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज जो हमारी बुक की सीरीज़ चल रही है नेवरा सुंडा की, उसमें आज हम एग्रोनॉमी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एग्रोनॉमी और उसकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको एग्रोनॉमी और उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट इन द सेंस के लीप ईयर इंडेक्स, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, सोर्स एंड सिंक, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब यूनिट वाइज पूरा चलेगा, मतलब अब जो पूरी बुक की सीरीज चलेगी सेम जैसे बुक के अंदर आपको यूनिट वाइज दिया है ना, एग्रोनॉमी यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा वैसे चलेगा। अभी जनरल एग्रीकल्चर में मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा दी है। ठीक है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई है जो इस नेब्रा सुंडा वाली बुक में नहीं है। लेकिन अब जो एग्रोनॉमी से हमारा शुरू हो रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक डिक्टो बुक के अकॉर्डिंग आपका चलेगा, और जिसमें आपको सिस्टमेटिक बुक को फॉलो करना है और बिल्कुल यूनिट वाइज जैसा बुक में यूनिट दिया है वैसे यूनिट वाइज। जैसे पहली यूनिट एग्रोनॉमी के अंदर आपको मिलेगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एग्रोनॉमी में फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, वो आपको रटना है। बट यहाँ से शुरू हो रहा है यूनिट 1 से। ठीक है, मैं यूनिट वाइज लेके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आपको बिल्कुल बुक को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। चलिए ओके, तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात हम करेंगे, बात हो रही किसकी, एग्रोनॉमी की। ठीक है, एग्रोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, सस्य विज्ञान। क्या बोलेंगे, सस्य विज्ञान। बिल्कुल जैसा दिया है वैसा पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते चलूंगा। ठीक है, जो बुक में नहीं है। ठीक, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बुक में जो चीज़ नहीं है, कुछ ऐसे डाटा कुछ पॉइंट, वो मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताते चलूंगा। ठीक है, और कहीं पर मिस्टेक भी है, मिसप्रिंट भी है, उसको भी सही करते चलेंगे। एग्रोनॉमी बच्चा आपको पता है जिस भी वर्ड के पीछे नोमी लगा हुआ होता है वो कौन सा वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है बच्चा, ग्रीक वर्ड वो होता है। ठीक है, जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा होता है, नोमी लगा होता है, ग्रीक वर्ड होता है। मतलब एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है हमारा एग्रोनॉमी। ठीक है, ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है एग्रोनॉमी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है एग्रोज। ठीक है, क्या होता है, एग्रोज प्लस नोमास। एग्रोज प्लस नोमास से मिलकर ये बना है। ठीक है, एग्रोज प्लस नोमास से मिलकर बना है। एग्रोज का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर एग्रोज का मतलब होता है फील्ड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क्षेत्र, या आप खेत भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलोगे, फील्ड या क्षेत्र बोल सकते हो। और नोमास का मतलब क्या होता है बच्चा, मैनेजमेंट। क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रबंधन। क्या बोलेंगे, प्रबंधन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, भूमि का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, भूमि का प्रबंधन। भूमि का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, शस्य विज्ञान कहलाता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ या मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। ये तो जनरल एक बात हो गई है ना, एज पर दी डेफिनेशन। अगर हम बात करें कि क्या डेफिनेशन आपको दी हुई है, एक जनरल सेंस है। एग्रोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, कि इसमें कुछ पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है जिनका यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एग्रोनॉमी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अब जैसे हमारी यहाँ पर क्या है, क्रॉप्स। ठीक है, क्या है, क्रॉप्स है, मतलब क्या है, फसलें हैं खेत में। ठीक है, फसलें हैं। अब इस फसल से हमें क्या लेना रहता है, हायर प्रोडक्टिविटी लेनी रहती है। क्या लेनी होती है भाई, हमें प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो भी आप बोलो, हायर प्रोडक्टिविटी मतलब उच्च उपज लेनी होती है, उच्च उत्पादकता या उपज, उपज लेनी होती है। तो एग्रोनॉमी क्या करता है कि, एग्रोनॉमी क्या करता है, एग्रोनॉमी डेफिनेशन बताओ। एग्रोनॉमी जो ऐसा एग्रीकल्चर का एक साइंस है, मतलब शाखा है, जो डील क्या करता है, क्या डील करता है, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, जिससे हमें क्या मिले, हायर यील्ड मिले। ठीक है, तो इस क्रॉप्स को ये एग्रोनॉमी क्या करता है, इस क्रॉप को क्या देगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट। क्या देगा, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, या क्या बोल सकते हैं, उचित वातावरण, एक उचित वातावरण। ठीक है, अब उचित वातावरण कैसे मिलेगा, उचित वातावरण किसको चाहिए, क्रॉप को। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। अब ये जो फेवरेबल इन्वायरमेंट हमें कैसे मिलेगा, ये फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी से इन द सेंस हमें मिलेगा मैनेजमेंट ऑफ फील्ड से। आप फील्ड को इस तरीके से मैनेज करो कि हमें फसल से, क्रॉप से ज्यादा क्रॉप का हमें क्या मिले,
उत्पादन मिले, उत्पादकता मिले। तो एग्रोनॉमी का इन द सेंस ही हो गया कि हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना है, ऐसे प्रिंसिपल्स को लगाना है ताकि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट हमारी सोइल में या खेत में, क्षेत्र में कर सके, इस तरीके से मैनेज कर सके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। ये सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन कई प्रकार से हो सकती है, डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब इसमें एग्रोनॉमी में कुछ आप कंट्रीब्यूशन देखोगे किसी फादर वगैरह का, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात हुई है जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले बात आती है पीटर डेक्रसन जी की। पीटर डेक्रसन जी, है ना, ये पहले एक साइंटिस्ट हुए। इसके बाद आप पाओगे पीटर डेक्रसन जी के अलावा बहुत सारे यहाँ पर साइंटिस्ट हुए। पीटर डेक्रसन जी की बात आप देखोगे, पीटर डेक्रसन जी हुए, जेथरो टूल, जेथरो टूल्स हो जाएंगे, वॉन हेलमोंट, क्या हो जाएंगे, वॉन हेलमोंट, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। फिर हो जाएंगे आर्थर यंग, और कौन बचता है, जस्टिन वॉन जेएस लिबिक। ये कुछ कंट्रीब्यूशन है इस एग्रोनॉमी के अंदर, आप देख पाओगे, जो कि बुक में भी मेंशन है। ठीक है, जो कि बुक में भी मेंशन है। जेथरो टूल है, पीटर डेक्रसेंसी साहब मिल सकते हो, वान हेलमेंट है, आर्थर यंग, और आपका जेएस लिबिक। तो पीटर डेक्रसेंसी को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्यों कहा जाता है, कि इन्होंने कई सारे काम किए हैं एग्रोनॉमी के अंदर। उन्होंने क्या किए, कई सारे लिटरेचर को कलेक्ट किया, कई सारे वर्क किए, उन लिटरेचर को कलेक्ट किया और अपनी बुक, ठीक है, इनकी एक बुक है, उस बुक के अंदर इन्होंने उसको पब्लिश किया। इनकी बुक क्या थी, कई बार एग्जाम में पूछा, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, पर पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो ओपुस रूरालियम कामोधरम, ठीक है, क्या है इनकी बुक का नाम, ओपुस रूरालियम कामोधरम, ओपुस लियम कामोधरम, यह है इनकी बुक का नाम। तो इस बुक के अंदर उन सारे लिटरेचर को जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे, इनको पब्लिश करवाया, इसलिए इनको फादर ऑफ जो है एग्रोनॉमी कहा जाता है, सस्य विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, बात जेटर टूल की करें तो जेटर टूल जो है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या नाम था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हस्बेंड्री मतलब क्या होता है बच्चा इसका, कि घोड़े से, होइंग का मतलब होता है खेती करना, तो घोड़ों का उपयोग करना, खेती में घोड़ों का उपयोग करना। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, और आप जाओगे तो इन्होंने जो है टर्म दिए, बहुत सारे टर्म दिए। कौन कौन से टर्म दिए बच्चा, जेटर टूल ने टर्म दिए, आप देखोगे तो वीड शब्द इन्होंने ही दिया, खरपतवार। इन्होंने जीरो टिलेज वर्ड दिया, जीरो टिलेज जो शब्द है जेटर टूल ने दिया। इसके अलावा इनको फादर कहा जाता है, इनको पिता कहा जाता है। किन किन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो जेटर टूल को जो है जनक कहा जाता है, किस चीज का, तो इनको कहा जाता है एक तो वीड साइंस का पिता, ठीक है, खरपतवार विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है, प्लस इनको टिलेज के पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिलेज के पिता, ठीक है, भूपरीक्षण के पिता। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि टिलेज के पिता कहते हैं, लेकिन जीरो टिलेज के जो फादर है वो कौन है, जेबी ट्रिपलेट। ये हमने पढ़ा था पहले भी, जेबी ट्रिपलेट जो है जीरो टिलेज के क्या है, फादर है। क्लियर है, तो ये कुछ बेसिक चीजें भी दी हुई है आपके बुक में, यूनिट 1 में एग्रोनॉमी के अंदर, वो भी हम साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। वॉन हेलमेंट की बात करें तो वॉन हेलमेंट ने क्या किया है बच्चा, वॉन हेलमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने बताया कि जो मेन प्रिंसिपल होता है वेजिटेशन का, वाटर होता है। मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे समझेंगे उसको। मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, अब वेजिटेशन का क्या मतलब बच्चा, वनस्पति, जो भी घास वगैरह है ना, इज वाटर। तो इन्होंने क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट है, कोई बोलता है कि भाई सोइल जो है मृदा है, कोई बोलता है नाइट्रोजन है, कोई बोलता है फास्फोरस है। इन्होंने क्या बोला कि ये जो वाटर है, ये जल जो है, ये मेन मुख्य सिद्धांत है वनस्पति का। इन्होंने क्या बोला, ये है वनस्पति, है ना, ये वनस्पति का मुख्य सिद्धांत क्या है, वाटर है, जल है, जो है एक मेन फैक्टर है। जब भी आप धरती पर आपको जो वेजिटेशंस दिख रही है, जो घास दिख रही है, जो फसलें दिख रही है, इसका जो मुख्य, जो ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है पानी। जैसे आप देखा बारिश होती है, बारिश के समय बारिश होते से घास उगना शुरू हो जाती है, उस रेफरेंस में इन्होंने देखा।
ठीक है। अतर यंग की बात करें तो अतर यंग ने क्या काम किया बच्चा? अतर यंग ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसको हम बोलते हैं पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट। पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया यील्ड इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यील्ड टू यील्ड इंक्रीज, मतलब उपज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, यील्ड इंक्रीज करने के लिए। तो इस पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने एक तो यूज किया पोल्ट्री डंक को, ठीक है, पोल्ट्री डंक को यूज करा, बिछोना लीटर यूज करा, इन्होंने गन पाउडर यूज करा। क्या यूज करा? गन पाउडर का इस्तेमाल किया। इन सब का इस्तेमाल किया पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट में, और जिससे इनको क्या मिली? यील्ड में जो है क्या मिला? इन्हांसमेंट मिला, मतलब यील्ड इनकी बढ़ी। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने पब्लिश करवाया था। 46 वॉल्यूम एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक जर्नल है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर इन्होंने पब्लिश करवाया था, ठीक है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने पब्लिश करवाया था। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके जेथरो टूल्स, आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, ये बन सकता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन जे.वी. लिबिक से बन सकता है। जे.वी. लिबिक जो है, इनको बच्चा इन्होंने पहले बताया था कि ट्रू साइंटिफिक अप्रोच, ट्रू साइंटिफिक अप्रोच ऑफ या ट्रू साइंटिफिक अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर या ट्रू साइंटिफिक अप्रोच फॉर फार्मिंग ऑफ फार्मिंग कब स्टार्ट हुई? स्टार्टेड इन 1840, 1840 में पहली बार खेती जो है साइंटिफिक तरीके से शुरू की, और ये किसने की? जे.वी. लिबिक, जस्टिस वान लिबिक ने। ट्रू साइंटिफिक अप्रोच आया फार्मिंग के अंदर, मतलब साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग जो शुरू हुई 1840 के अंदर, जस्टिस वान लिबिक ने। इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कुछ आईएमपी कॉन्सेप्ट जो है दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। महत्वपूर्ण अवधारणा में सबसे पहले बात करेंगे हम लीफ एरिया इंडेक्स की। किसकी? लीफ एरिया इंडेक्स। क्या? लीफ एरिया इंडेक्स। और लीफ एरिया इंडेक्स को बच्चा क्या कहा जाता है? पत्ती क्षेत्र सूचकांक। पत्ती से क्षेत्र सूचकांक इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको पढ़ा दूंगा आपको कि इसको एक्चुअल में होता क्या है। बुक में आपको समझ में आ जाता है लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है। इसको दिया किसने? इसको वाटसन ने दिया है, ठीक है। इसको दिया किसने है? इसको वाटसन ने दिया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है वाटसन ने। ईयर महत्वपूर्ण नहीं है, ईयर 1948 है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 47-48 मिलता है अलग अलग। वाटसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। देखो होता क्या है, तो LAI लीफ एरिया इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, है ना, फिर समझाऊंगा। यह क्या होता है? टोटल लीफ एरिया, टोटल लीफ एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में, अपॉन में ग्राउंड एरिया, ठीक है। टोटल लीफ एरिया अपॉन में क्या हो गया? ग्राउंड एरिया, ये भी मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल है, तो पहली बात करना, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लीफ एरिया एंड ग्राउंड एरिया। मतलब ये क्या हो गया? कुल पत्ती क्षेत्र बटे में जो क्या है? मैदानी क्षेत्र, ग्राउंड क्षेत्र, उसका जो है सोइल एरिया हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ एरिया इंडेक्स की जब बात करते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर एक चीज और है। पहली बात तो ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो में है, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। पहली बात तो यूनिट लेस है, ठीक है, इकाई रहित है ये। क्या है ये? इकाई रहित, इसकी कोई इकाई नहीं है। पहली कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको समझना है हमें। अब इसको कैसे समझते हैं मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारी क्या हो गई? ये तो मान लो इतनी सोइल है, ठीक है, ये सोइल है, ठीक, सोइल। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्राउंड, समझने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर है हमारा पौधा, ये मैंने पौधा बनाया,
नीचे बना देंगे इसकी रूट्स, ये रूट्स इसकी जा रही ज़मीन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है इसकी पत्ती। ठीक है, ये लीफ एरिया मैंने कुछ बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, या कुछ और बना देते हैं फ्लावर वगैरह। अब लीफ एरिया इंडेक्स का क्या मतलब है? जनरली इससे मेजर क्या करते हैं, इसके डिस्क्राइब करते हैं, मेजर करते हैं कैनोपी को, ठीक है। इससे हम डिस्क्राइब क्या करते हैं, डिस्क्राइब द प्लांट को कैनोपी एंड इसका इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब, क्या करते हैं, डिस्क्राइब द प्लांट कैनोपी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जो ग्रुप में नहीं, जो प्लांट की जो कैनोपी है उसको डिस्क्राइब करते हैं एंड इसका इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किसके साथ, विद द इन्वायरमेंट, विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, वातावरण के साथ इसका संबंध। प्लांट की कैनोपी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट की कैनोपी को दर्शाते हैं और उसका क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन देखते हैं, इसको बोलते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। तो कैसे देखते हैं, टोटल लीफ एरिया, ग्राउंड एरिया। अब यहाँ पर हमें देखना है टोटल लीफ एरिया कितना है। तो बच्चा टोटल लीफ एरिया कैसे मेजर करेंगे, तो टोटल लीफ एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है आपका, ये क्या हो जाएगा टोटल, ये आपका टोटल लीफ एरिया, ठीक है, ये आपका टोटल लीफ एरिया। अब ये तो आपका टोटल लीफ एरिया हो गया। अब ग्राउंड एरिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ग्राउंड एरिया, ठीक है, ये आप देखोगे, ये यहाँ से आप लोगे तो ये आपका यहाँ, और ये पत्ती यहाँ तक जा रही है, मतलब ये यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये ग्राउंड एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपका ग्राउंड एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका ग्राउंड एरिया कवर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो लीफ एरिया कौन सा, जो रेड सर्कल में है ये लीफ एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो कितना सोइल इन पत्तियों ने कवर किया, ये इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लीफ एरिया इंडेक्स। समझ गए, ठीक है, समझ गए हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है, समझ गए हो तो कमेंट्स में डाल देना कि ये जो सर्कल मैंने बनाया रेड कलर का, ये लीफ एरिया, और ग्राउंड एरिया कौन सा, जो जितने में ये लीव्स जो ये एरिया कवर हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया कहलाएगा सोइल का, ये ग्राउंड एरिया कहलाएगा। तो इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, लीफ एरिया इंडेक्स कहलाता है। और इसको क्यों मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं मैंने बता दिया क्यों मेजर करते हैं, ताकि प्लांट की कैनोपी को हम मेजर करें, डिस्क्राइब करें और उसका इंटरेक्शन देखें इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं समझने की, बुक में इतना तो दिया है लेकिन आगे हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। सेकेंड हम बात करते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। सेकेंड क्या दिया है, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। सेकेंड जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि समतुल्य अनुपात, क्या बोलेंगे, भूमि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, एक मिनट, इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक। और हिंदी में बोलते हैं इसको भूमि समतुल्य अनुपात, भूमि समतुल्य अनुपात इसको कहते हैं। अब देखो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझा देता हूँ। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो इजिकल टू होता है क्या, ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप्स अपॉन में सोल क्रॉप। मतलब यहाँ पर ए क्या हो गया, ए जो हो गया वो सोल क्रॉप हो गया, और ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो इंटरक्रॉप हो गया, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, इंटरक्रॉप हो गया, ठीक है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरक्रॉप हो जाएगा। अब एक समझना, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। एक ये एरिया है, ठीक है, और एक ये एरिया है, दो एरिया हमने ले लिए यहाँ पर, ये मतलब सेम एरिया है, ठीक है, सेम एरिया है। यहाँ पर ये 1 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, ये 1 हेक्टेयर एरिया है, और ये भी 1 हेक्टेयर एरिया है, वही मतलब यही है। तो ईयर फर्स्ट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ईयर फर्स्ट, और ऐसा हम ले सकते हैं ईयर सेकेंड, इस तरीके से देख सकते हैं अपन, ठीक है।
समझाने के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कोई फार्मर है, उसने क्या किया है कि यहाँ पर क्या किया, उसने लगाई सोल क्रॉप। ठीक है, मान लो ये सोल क्रॉप उसने लगा दी, यहाँ पर ये सोल क्रॉप यहाँ पर उसने लगाई, और उसका यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर उसका यील्ड देखी उसने। और सेकंड इसमें क्या करा कि इसने क्या हुआ, सोल क्रॉप तो लगाई, ये सोल क्रॉप तो साथ में ही सही, मतलब ए तो है यहाँ पर, ए तो है, पर ए के बीच में इसने बी क्रॉप भी लगाई, मतलब इंटर क्रॉप किया। अब इसके साथ इसने यहाँ पर क्या किया, इसमें यहाँ पर बीच बीच में क्या लगाया, और इंटर क्रॉपिंग करी। ठीक है, इसने बीच बीच में यहाँ पर क्या करी, इंटर क्रॉप करी, मतलब पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, जो भी कुछ किया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखना है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये है हमारा ए पार्ट, और यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी वाला पार्ट। ठीक, अब मान लो इसकी जो यील्ड यहाँ पर देखी गई, ठीक है, इसकी यील्ड कितनी आई, मान लो इसकी यील्ड आई हमारी जो है 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, सोल्व किया, कुछ भी है यहाँ पर, ए की जो यील्ड है वो कितनी आई, ये यहाँ पर यील्ड हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यील्ड चेक करेंगे तो ए की जो यील्ड आई, मान लो ए की यील्ड आई यहाँ पर जो है 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, और बी की जो यील्ड आई है वो आई है, वो भी आई है, मान लो वो 12 क्विंटल पर हेक्टेयर आई। ठीक, ये कंडीशन बनी। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पर इसको फार्मूले में पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12, ऊपर कितना हो जाएगा 10 प्लस 12, और नीचे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 15, टोटल कितना हो गया 22/15। मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही, 15 एकम 15, बचा कितना 7, तो 15 चौक 60, 15 5 75, तो 15 चौक 60, और बचा कितना यहाँ पर, फिर बचा 10, तो 15 छंगी 90। तो यहाँ पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो लगभग कितना आया 1.46। अब कंडीशन समझो। ठीक है, कंडीशन समझो, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 अगर आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, मतलब यहाँ पर इंटरक्रॉप लेना क्या है, बेनिफिशियल है, इंटरक्रॉप लेना क्या है, बेनिफिशियल है, इंटरक्रॉप लेना बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकंड कंडीशन हम बना दें कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा, मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है इंटरक्रॉप लेने का। इंटरक्रॉप लेने का बेनिफिट कब है, जब यील्ड 1 से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर हमें 15 तो यहाँ पे मिल ही रहा है, अगर 15 से ज़्यादा है तो काम का, तो 15 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर यील्ड हमें अलग अलग यील्ड मिल रही है। तो यही है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इसको विली ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, विली ने, विली नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक, अगर आप समझ पाए हो तो क्लियर है। फिर आपका थर्ड कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तीसरा क्या दिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता, क्या, फसल सघनता। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब फसल सघनता। क्या होता है बच्चा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और अभी वर्तमान में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, बाकी जब भी आप ये लेक्चर देखो, जब आज हम लेक्चर देख रहे हैं इसका 2025 में, तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम देखेंगे विथ प्रूफ डाटा के अकॉर्डिंग। और जब भी आप लेक्चर देखो या 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब भी आप पढ़ो, तो कम से कम एटलीस्ट इसका लेटेस्ट डाटा चेक कर लेना। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी जाती है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, टोटल एरिया जो है आपका वो प्लस टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टिवेटेड एरिया, उसको हम निकालते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, नेट कल्टिवेटेड एरिया, कुल इंटू 100। तो कुल बोया गया क्षेत्र बटे सकल क्षेत्र, है ना, कुल बोया गया या कुल क्षेत्र, है ना, कुल क्षेत्र, टोटल क्रॉप डेटा मतलब हाँ कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र बटे में सकल क्षेत्र, सकल, कुल सकल क्षेत्र, है ना, कुल सकल क्षेत्र या नीरा क्षेत्र बोलते हैं इसको, कुल नीरा क्षेत्र, सकल बोलो या नीरा बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी सीधी सी बात है, मान लो कि यहाँ पर जो है कुल कोई एक फार्मर है, उसके पास एरिया है, कैसे निकालते हैं, तो निकालने का तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, मान लो ये क्षेत्र, ये किसान है, ठीक, और इस किसान के पास यहाँ पर टोटल कितनी है 10 हेक्टेयर लैंड है, कितनी है उसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है।
अब इस 10 हेक्टेयर लैंड में उसने जो है मतलब टोटल की बात हो गई, तो टोटल कितनी है उसके पास, कुल जो है टोटल कितनी है 10 है उसके पास, ठीक है, टोटल उसके पास क्या 10 बीघा। तो मान लो रबी में उसने यहाँ पर क्या है 10 बीघा में क्या लगाया, वीट लगाया, ठीक। और खरीफ की बात करें उसने खरीफ में यहाँ पर क्या लगाया, मान लो यहाँ पर 10 बीघा में उसने सोयाबीन लगाया, ठीक है। और जायद में उसने क्या किया, यहाँ पर 5 बीघा में क्या लगा दिया, 5 बीघा में कुछ भी लगा दिया, मूंग लगा दिया, ठीक है, जायद में मूंग भी लगते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया, कुल बोया गया क्षेत्र, टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, कुल कितना क्षेत्र बोया उसने, 10 ही है, 10 ही और 10 ही 5 15 कितना हो गया, 25 हेक्टेयर क्षेत्र उसने बोया। और उसका जो कुल टोटल नेट एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, उसके पास एक्चुअल में एरिया कितना है, एक्चुअल में एरिया कितना है उसके पास 10 हेक्टेयर है, भाई एक्चुअल में तो 10 ही है उसके पास। तो अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, कुल है उसके पास 25 और नेट इसके पास 10 है इंटू 100, क्या आ जाएगा 250% आ जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन एट प्रेजेंट, ठीक है, मैं 2024-25 एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2025-26 एनुअल रिपोर्ट की बात करता हूँ, वार्षिक रिपोर्ट की बात करता हूँ, जिसमें जो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी दी है, ठीक है, 2024-25 एनुअल रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अभी दी है वर्तमान में बच्चा, वो दी है 155.9%, ठीक है, 155.9% इंडिया की, ठीक है। इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है 2024-25 एनुअल रिपोर्ट के अंदर, पर एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये जो डाटा दिया है वो 2022-23 का दिया है, ठीक है, और इससे लेटेस्ट है नहीं। एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की जो है आप खुद देख सकते हो, उसके अंदर 155.9% दिया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की, राज्य की अलग अलग है, सबकी जो है टोटल करते हैं, ठीक। चलिए इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बाद आप निकाल सकते हो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। नेक्स्ट 4 जो दिया है आपको क्या दिया है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ठीक है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है बच्चा, तो पहली चीज तो ये है कि एक साल में आप कितनी फसल लगा रहे हो, और मतलब कितनी फसल आप ले रहे हो, ठीक है, एक रोटेशन में नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन, एक रोटेशन में कितनी फसल ले रहे हो, और कितने साल में आप क्रॉप रोटेशन ले रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए क्रॉप रोटेशन और नंबर ऑफ ईयर इन ए क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन, ठीक है, जो क्रॉप का रोटेशन है उसमें आप टोटल फसल कितनी ले रहे हो, और नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन, उस क्रॉप रोटेशन में कितना समय लग रहा है इंटू 100, इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। ये इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको कैलकुलेट करना है, राइस ले लिया और पी ले लिया जैसा कि बुक में दिया है, तो इसकी जो है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी इसकी कितनी होगी, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी इसकी कितनी होगी। अब आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि राइस जो है खरीफ में होता है, क्या होता है, ये खरीफ में होता है, और कितने महीने की है, 4 मंथ की क्रॉप है। पी जो है ये क्या होता है, रबी में होता है, ठीक है, और ये कितने मंथ की है, 2 मंथ की क्रॉप है। मतलब यहाँ पर जो साइकिल है वो 1 ईयर में पूरी हो रही है। अब देखो कितनी है फसल, फसल कितनी है 2, और कितने साल में पूरा हो रहा है 4 और 6 महीना, मतलब लगभग कितने हो रहे हैं 6 महीने में, बीच में कुछ समय छोड़ा भी होगा, तो 1 साल में कंप्लीट हो रहा। इंटू 100 करोगे तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो गई, 200%, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये 1 साल का है, ठीक है, 1 ईयर का। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो नहीं दिए बुक में, वो मैं बता दूं कि यहाँ पर फेलो लैंड को छोड़ दिया जाता है, फेलो लैंड को एज ए क्रॉप काउंट नहीं करते हैं। जो फेलो लैंड है अगर हम परती छोड़ते हैं तो एज ए क्रॉप उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, एज ए क्रॉप उसको काउंट नहीं करते हैं, बट इसका टाइम काउंट करते हैं, लेकिन इसका क्या करते हैं, टाइम जो है काउंट करते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा मिल जाए राइस प्लस सोयाबीन, तो इसको हम
एक क्रॉप काउंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, वन क्रॉप काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों खरीफ सीजन की है। अब खरीफ सीजन की है तो दोनों खरीफ सीजन की है तो इसको एक ही काउंट करेंगे अपन, समय इसका तो वही रहेगा ना खरीफ का सीजन, तो इसको A1 काउंट करते हैं। फॉर ऐसा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें दिया नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको। एक 2 ईयर वाला बता देता हूँ आपको, ग्राउंड नट, व्हीट और शुगर केन। ठीक है, एक 2 ईयर वाला देख लो। मान लो हमने लिया यहाँ पर क्या, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, व्हीट और शुगर केन। ग्राउंड नट खरीफ में लेते हैं, व्हीट हमने ले ली रबी में, और फिर ले लिया हमने शुगर केन। ठीक है, शुगर केन। अब आपको पता है कि यहाँ पर पहला तो आपका ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, ये आपको पता है रबी सीजन की है। ठीक है, ये है खरीफ और रीजन की। अब एक खरीफ रीजन दोनों चल रहा है, और ये आपको पता है ये 18 महीने की फसल है, तो ये आपकी 4 मंथ की, ये भी आपकी 4 मंथ की, और ये 18 मंथ की, तो ये लगभग लगभग आपका 2 साल में जा रहा है। ये 10 महीने की भी आती है आजकल, 12 महीने की भी आती है, 12 मंथ की भी चलती है। ठीक है, तो 4 और 4 और 12, तो ये कितने में जा रहा है, 2 ईयर्स में जा रहा है। तो क्रॉप कितनी है, साल कितने हैं, 2 इंटू 100 करोगे कितना आ रहा है, 150% इंटेंस, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 150%। 10 से 12 महीने की शुगर केन की क्रॉप भी है। ठीक है, ठीक, चलिए। अब अगर तीसरे पे जाना है तो मान लो फिर अपन इसके आगे कुछ और ले लो। एक मैं कुछ इस तरीके का एग्जांपल आपको ले लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने लिया पेडी, ठीक है, पेडी प्लस यहाँ पर ले लिया हमने सोयाबीन। ठीक है, यहाँ ले लिया फिर हमने क्या, वीट, वीट के बाद हमने ले लिया शुगर केन, या फेलो छोड़ दी, फेलो छोड़ दी, फिर हमने ले लिया ग्राम, ग्राम के बाद हमने ले लिया मूंग, इस तरीके से। अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो है इसको एक ही काउंट करेंगे क्योंकि ये 4 मंथ में कंप्लीट हो रही है। वीट भी हमारी 4 मंथ में कंप्लीट हो रही है। ये खरीफ हो गया, ये हो गया रबी हो गया, ये फेलो छोड़ दी हमने जायद में 2 महीने, 1 ईयर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर वापस खरीफ, यहाँ पर वापस हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले लो शुगर केन। ठीक है, शुगर केन तो अभी होता है, यहाँ पर अपन ले लो सोयाबीन ले लो, चलो, या मक्का ले लो, मेज। ठीक है, मेज ले लिया, मेज के बाद यहाँ पर शुगर केन ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो ये खरीफ की है वापस, और ये रबी की है वापस। तो खरीफ में ये 4 महीने और ये 10 महीने। तो आप यहाँ पर काउंट कर पाओगे कि ये एक सीजन तो यहाँ पर पूरा हो गया, एक सीजन यहाँ पूरा हुआ, दूसरा सीजन यहाँ पूरा हुआ, और ये जा रहा तीसरे साल में। तो फसल देखो कितनी है, इसको एक काउंट करेंगे, 2 इसको छोड़ देंगे, 3, और ये 4, फसल अपनी 4 है। इसका टाइम काउंट होगा, इसका टाइम काउंट होगा तो यहाँ पर देखो कितने साल में जा रही है, 3 साल में जा रही है, इंटू 100 कितना हो जाएगा ये, 3 एकम 3, 175% हो जाएगी इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, 175% की इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, आपको आना चाहिए ये निकालना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो भी है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, फसल प्रणाली। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है बच्चा, ये होता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इंटरेक्शन विद द रिसोर्सेस एंड interaction with the resources and their, या plus their interaction with the resources and environment बोल सकते हैं, resources and environment। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है बच्चा, एक स्पाशियल अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू जो है बोल सकते हैं अपन क्या, यूनिट एरिया। तो स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, क्या बोलते हैं, स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो क्या होता है, स्पेस अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्रॉप का, उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो राइस वीट जो है वो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है, ऐसा देखा जाता है जनरली। क्या देखा जाता है, राइस वीट जो है इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है। किसका, इंडिया का, कि राइस के बाद हम वीट लगाते हैं। जैसे कि हम एमपी में बात करते हैं, एमपी में क्या आ जाता है, सोयाबीन, सोयाबीन वीट।
जनरली क्रॉपिंग पैटर्न ये भी देखने को मिल जाता है मालवा रीजन में, और बालाघाट रीजन में जाओगे तो राइस वीट आपको क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये अलग अलग जगह, मालवा रीजन में सोयाबीन वीट मिल जाएगा, और उधर जो रीजन है बालाघाट साइड छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पर राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न मिल जाता है। तो स्पाइशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप प्लस उसका इंटरेक्शन देखना है रिसोर्सेज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। क्योंकि ये जो राइस मतलब हर राज्य के, जैसे एमपी के अंदर सोयाबीन और वीट का है, राइस और वीट का है, तो किसी और राज्य में जाओगे तो वहाँ पर जो है पैटर्न अलग मिलेगा। क्योंकि एज पर दी इन्वायरमेंट, एज पर दी रिसोर्सेज हमें क्रॉप को सिलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट देखना पड़ता है, तभी वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर पाते हैं, ना तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के बाद आप यहाँ पर देखोगे हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है, कटाई सूचकांक, क्या बोलते हैं इसको, कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जनरली बोल सकते हैं एक्युमुलेशन या एसिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है यहाँ पर एसिमुलेशन या एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ CO2 in the form of photosynthesis, जो प्रकाश संश्लेषण के रूप में, प्रकाश संश्लेषण के फॉर्म में क्या निकलती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो जो है किसके साथ रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और क्या मिलता है हमें, जो है एनर्जी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन होता है, उसको हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। जनरली हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता क्या है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड। क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड एंड बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इट इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ इकोनॉमिकल यील्ड एंड बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, आर्थिक जो उपज और जो है जैविक उपज, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहलाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, मान लो हमारा क्या है, प्लांट है, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। अब इस प्लांट पे हमारे पास पत्तियां भी है, ठीक है, ये पत्ती है। अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी लग सकते हैं, है ना, मान लो यहाँ पर क्या लग रहा है, टमाटर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, टमाटर लग रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये तो अब यहाँ पर जो है इकोनॉमिक यील्ड क्या है, ये आप देखोगे तो ये है इकोनॉमिक यील्ड, ये जो टमाटर है ये इकोनॉमिक यील्ड है। और बायोलॉजिकल यील्ड क्या है, टोटल इंटायर प्लांट। ठीक है, इंटायर प्लांट जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा टोटल ग्रेन वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेन वाला पार्ट जो हमें फायदा दे रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेन प्लस स्ट्रा, ये दोनों बायोलॉजिकल यील्ड में आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेन प्लस स्ट्रा ये दोनों क्या आ जाएंगे, बायोलॉजिकल यील्ड के अंदर आ जाएंगे, ग्रेन प्लस स्ट्रा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी क्रॉप का आपको अगर दे दिया जाए ग्रेन का जो वैल्यूज़ एंड किसकी वैल्यूज़, आपको ग्रेन की वैल्यूज़ दे दें और टोटल प्लांट की वैल्यू दे दें, तो आप यहाँ पर हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकाल सकते हो। आपको पता है सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है, सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है पीएचएनपी का, अरहर का। अरहर का होता है कितना, 19%, 19% होता है। ठीक है, राइस का 40, वीट का 55, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वो सारे जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स आपने होना चाहिए। अब ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स सेम जो कॉन्सेप्ट है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डोनाल्ड ने, है ना, किसने दिया था, ये डोनाल्ड ने ही दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। सेम कॉन्सेप्ट जो है नीची पोरिविक, इसी का सेम कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। घर हूँ, काम करो, बना ही रहो तो बोलो। आओ आओ थोड़ी देर थी, आओ आओ।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव वाला क्वेश्चन तो है, ये नीचे परिवर्त ने दिया था। ठीक है, नीचे परिवर्त जो भी आप नाम बोले सकते हैं, पोराविक इस तरीके से नाम है, साइंटिफिक का स्पेलिंग देख लेना, नीचे परिवर्त जो भी नाम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस सेम वैसा ही है, इसका मतलब होता है सोर्स अपॉन में सिंक इंटू 100। अब यहाँ पर सोर्स क्या है बच्चा, सोर्स वही हो जाएगा सोर्स अपॉन में सिंक, मतलब क्या होता है सिंग, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सिंग अपॉन में सोर्स, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, सिंग अपॉन में सोर्स। ठीक है, सिंग मतलब वही हो गया, यहाँ पर सिंक का मतलब हो गया वही ग्रेन वाला पार्ट, और ये जो है अपना वही जो है स्ट्रा वाला पार्ट, ये स्ट्रा प्लस ग्रेन, स्ट्रा प्लस ग्रेन ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, सोर्स को। तो सोर्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सोर्स का क्या मतलब है, ये दिख रहा है कि नहीं कलर आपको, दिख रहा है ना, एक मिनट। सोर्स का क्या मतलब है बच्चा, यहाँ पर सोर्स का मतलब है जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ होता है, जैसे कि क्या हो जाएगा, लीफ, पत्तियां, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्तियों में, है ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो सोर्स क्या हो जाएगा, वो मतलब पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जहाँ पर क्या होती है, जनरली लीव्स, लीफ बोलो या लीव्स बोलो। ठीक है, पत्तियां, यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, दूसरा आ जाता है सिंक। सिंक का क्या मतलब है, सिंक मैंने हमने क्या बोला यहाँ पर, ग्रेन बोला। ठीक है, ग्रेन बोला इसको, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है तो यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस का एक्युमुलेशन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, वेयर एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस। तो वो भोजन कहाँ इकट्ठा होता है, सिंक में, ग्रेन में आकर, भाई उसी से तो भोजन बनेगा, उसी से तो फल बनेगा। भाई यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, भैया ये पत्तियों में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन ये पत्तियों से फोटोसिंथेसिस कहाँ पर पहुँचता है, इस फ्रूट, ये ग्रेन में बनेगा तो यहीं, तो ये है हमारा सोर्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और ये हो जाएगा सिंक जहाँ पर फोटोसिंथेसिस इक्युमुलेट हो रहा है, इक्युमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तभी तो फल बना वो, तभी तो वो फल बना। ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, अपवाद देखने को मिलेगा, क्या कि कुछ ऐसे जो सोर्स हैं जो सिंक का भी काम करते हैं, जैसे स्पिनिच, स्पिनिच पालक की बात करते हैं। ठीक है, स्पिनिच, ठीक, पालक की बात करते हैं। पालक क्या होता है तो लीव्स, लेकिन है तो क्या ये लीफ, पत्तियां हैं, लीव्स है, पर ये एज ए सिंक काम करता है, क्या होगा, ये सिंक होगा। फिर ट्यूबर ऑफ पोटैटो, पोटैटो, अब ये क्या है, स्टेम, पर एज ए सिंक काम करेगा। ट्यूबर पोटैटो भी क्या है, स्टेम है, मतलब मॉडिफाई स्टेम है, लेकिन वो क्या काम करेगा, एज ए सिंक काम करेगा। ठीक है, एज ए सिंक काम करेगा, तो ये आ जाएगा। कुछ जड़ें हैं, कुछ पत्तियां हैं जो सिंक का ही काम करती है, तो ये कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पालक को हम सिंक बोल सकते हैं, ट्यूबर जो पोटैटो के ट्यूबर्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सिंक बोल सकते हैं। तो ये सोर्स और सिंक की कहानी है, सीधी सी बात। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और कुछ बचा है, हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ जिसको बोलते हैं सोरगम सिकनेस। लास्ट जो दिया है बुक के अंदर वो दिया है सोरगम सिकनेस। क्या दिया है, सोरगम सिकनेस। ठीक है, सोरगम सिकनेस का मतलब होता है सोरगम में वीकनेस आ जाना, या सिकनेस जिसको हम बोलते थे। ठीक है, सोरगम सिकनेस, सी आएगा बीच में, सोरगम सिकनेस। अब देखो सोरगम सिकनेस का मतलब क्या होता है, सोरगम सिकनेस का मतलब होता है बच्चा कि जो यहाँ पर स्टेबल ऑफ सोरगम, तो सोरगम के जो डंठल है, ठीक है, ज्वार के जो डंठल, ज्वार के डंठल, ठीक है, ज्वार के जो डंठल है, ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, लॉन्ग टाइम, क्या लेते हैं, लंबा समय, किसमें, डिकम्पोजिशन में, लंबा समय लेते हैं किसमें, डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन में मतलब अपघटन में या सड़ने में। ठीक है, सड़ने में क्या लेते हैं, लंबा समय लेते हैं। अब मान लो क्या है, फील्ड है हमारी, और उस फील्ड में हमने
सोरगम की फसल ली, सोरगम की फसल के बाद मान लो इसके अवशेष यहाँ पर पड़े हैं फील्ड के अंदर, हम अगली फसल लेंगे, तो अगली फसल लेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं हुआ, डिकम्पोज नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, इसी के अंदर एक्युमुलेट रहेगी, चौक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यहीं पर रहेगी, वो पौधों को नहीं मिल पाएगी, अगली फसल को नहीं मिल पाएगी। तो ये डिकम्पोज नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका क्या होता है, वाइड CN रेशियो होता है। क्यों डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि वाइड CN रेशियो। अब यहाँ पर CN रेशियो नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ, 80:1 से लेकर 100:1 वाइड CN रेशियो होता है किसके, सोरगम स्टेबल का, जिसकी वजह से ये आसानी से सड़ता नहीं है और इनके अंदर की जो नाइट्रोजन होती है, मतलब कि जो इमोबिलाइज हो जाती है, नाइट्रोजन जो है ब्लॉक हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है, जिसके कारण जो होती है इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक हो जाती है, या हम बोल सकते हैं इमोबिलाइज हो जाती है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, जब तक वो सड़ेगा नहीं, अब हो जाती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉप में क्या हो जाता है, 25% नाइट्रोजन की डिफिशियंसी क्या देखने को मिलेगी, डिफिशियंसी देखने को, कमी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे एक्स्ट्रा जो डंठल है शुगर केन के, सोरगम के, ज्वार के, वो सड़े नहीं। अब सड़े नहीं, क्यों नहीं सड़े, क्योंकि सबसे वाइड CN रेशियो होता है कितना, 80:1 से, नॉर्मली कितना होता है 10 से 12:1, क्यों, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाएगी डंठल के अंदर ही, इमोबिलाइज हो जाएगी टेम्परेरी रूप से, अगली फसल को हमें नाइट्रोजन 25% यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो अगर हम जहाँ पर हम सोरगम की फसल ले रहे हैं वहाँ पर अगली फसल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट क्रॉप इन फर्स्ट डोज में, ठीक है, फर्स्ट बेसल डोज में, ठीक है, इन बेसल डोज में, मतलब जो पहला डोज हम दे रहे हैं नाइट्रोजन का, उसमें 25% नाइट्रोजन हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तभी अगली फसल के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाएगी। इसको बोलते हैं सोरगम सिकनेस। क्या बोलते हैं इसको, सोरगम सिकनेस बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये यूनिट 1 था आपका नेब्रासुंडा बुक का, जिसको हमने समझा। अगर मैं थोड़ा बेहतर समझा पाया इसको तो कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ सर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ पॉइंट या कुछ चीज़ें समझने को मिली, तो कमेंट्स में जरूर लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।